सभी को नमस्कार। मराठी भाषा परिचय 1 इस पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हैं। ये पाठ्यक्रम जो होगा वो 4 वीक का होगा और उसके अंतर्गत आज हम पहले वीक की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें ये लेक्चर 1 होगा यानी मॉड्यूल 1.1, जिसमें मराठी भाषा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि मराठी भाषा के बारे में जानने का कुछ कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि मराठी भाषा जो है वो इंडो यूरोपियन भाषा कुल की भाषा है। अब यहाँ पे हम ये प्रयास करेंगे कि जो पावर पॉइंट्स बनाए गए हैं उसमें मैक्सिमम भाषा जो है वो मराठी इस्तेमाल की गई है, ताकि आप उसको पढ़ सके और समझ सके। बीच बीच में इसका अनुवाद भी किया जाएगा। मराठी भाषा ही इंडो युरोपियन भाषाकुळातील एक भाषा है, यानी मराठी भाषा जो है वो इंडो यूरोपियन भाषा कुल की एक भाषा है। और भारत की जो 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उसमें जो 22 भाषाएं हैं उसमें से एक भाषा मराठी भी है। मराठी ये महाराष्ट्र की अधिकृत भाषा तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो गोवा राज्य की भी सह अधिकृत भाषा है, यानी महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है और जो नज़दीक वाला राज्य है गोवा, जिसकी आधिकारिक भाषा तो कोंकणी है, लेकिन उसके साथ साथ मराठी भी वहाँ पे बोली जाती है तथा उस राज्य में सह अधिकृत भाषा के रूप में मराठी का योगदान है। 2011 की जो जनगणना हुई तो उसके अनुसार भारत में मराठी भाषकों की संख्या जो है लगभग 14 करोड़। अब इसको मराठी में हम देखेंगे कि 2011च्या जनगणनेनुसार भारतात मराठी भाषिकांची एकूण संख्या जी आहे, लोकसंख्या जी आहे ती जवळपास 14 कोटीच्या आसपास है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारी जो यूरोपियन कंट्रीज़ है तो वो कितने छोटे हैं, मतलब 2 करोड़ 3 करोड़ ऐसी उनकी ज़्यादा से ज़्यादा आबादी होती है, लेकिन उससे कई गुना बड़े प्रदेश पर बोलने जाने वाली यह भाषा है। मराठी मातृभाषा असणाऱ्या लोकांच्या संख्येनुसार मराठी ही जगातील 10वी आणि भारतातील 3री भाषा है। मतलब मराठी जो है वो विश्व की 10वीं बोलने वाली भाषा है और भारत की 3री बोलने वाली भाषा है। तो बहुत बड़े पैमाने पर ये भाषा बोली जाती है। तो आपण काय शिकणार आहोत? आपण काय शिकणार आहोत इसका मतलब होता है हम क्या सीखने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं? आज के इस लेक्चर जो होगा वो बहुत ही इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, जिसमें हम भाषा के संबंध में जानने की पहले कोशिश करेंगे और धीरे धीरे फिर हमारी सफ़र जो है वो आगे मराठी भाषा की तरफ जारी रहेगी। तो हम आज क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं भाषिक कौशल्य, भाषेचे महत्त्व, मराठी भाषेचा प्रारंभ काल, मराठी भाषिक प्रदेश, नमूना प्रश्न और अभिजात भाषेविषयी यानी अभिजात भाषा के संबंध में आज हम देखने वाले हैं। भाषिक कौशल कौन कौन से हैं, भाषा का महत्व क्या है, मराठी भाषा का प्रारंभ काल कब से शुरू होता है, मराठी भाषिक प्रदेश कौन सा है, और इसके साथ साथ हम कुछ सैम्पल क्वेश्चंस देखेंगे और अभिजात भाषा के बारे में और जानने की कोशिश भी करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो भाषा क्या है? भाषा म्हणजे विचार, भावना, अनुभव, कल्पना व्यक्त करण्याचे साधन असते। भाषा की हम व्याख्या कैसे करेंगे? तो भाषा की व्याख्या यहाँ पे मराठी में की गई है। भाषा म्हणजे विचार, विचारों का आदान प्रदान करने का जो साधन है वो भाषा है। हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। अभी तो AI का ज़माना आ गया है, लेकिन मनुष्य का जो दिमाग है वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचता है। तो ये जो विचार हमारे मन में आते हैं तो उसको व्यक्त करने का साधन जो है वो भाषा है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि जिसके बहुत सारे भावनाएं संबंधित होती है। कभी उसको प्रेम हो जाता है, कभी विरह हो जाता है, कभी दुख हो जाता है, कभी सुख हो जाता है, और बहुत सारी ऐसी भावनाओं में उसका मन लिप्त होता है। और इन अलग अलग भावनाओं को व्यक्त करने का साधन जो है वो भाषा ही होता है। अनुभव आते हैं, जैसे हर किसी को, आपको भी बहुत सारे अनुभव आते होते हैं, अपने इर्द गिर्द बहुत सारी घटनाएं घटित होती है और उसके अनुसार हमें खुद अनुभव आते हैं बहुत सारी चीज़ों के। तो ये अलग अलग अनुभव जो है, जैसे कोई एक व्यक्ति जो है फौज में है तो उसके अनुभव अलग होंगे, कोई एक व्यक्ति डॉक्टर है तो उसके अनुभव अलग होंगे, कोई एक व्यक्ति वकील है तो उसके अनुभव अलग होंगे। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी उन
कि उनके जो अनुभव है वो शब्दों में बयां करना चाहते हैं, और ये सब बयां करते वक्त उनके जो अनुभव है वो किस माध्यम से बताएंगे, तो वो भाषा के माध्यम से बताएंगे। कल्पनाएं, आइडियाज़, यानी नई नई कल्पनाएं हर समय आती रहती, खास करके भूमंडलीकरण के बाद अभी आप देखेंगे कि कितनी तेजी से दुनिया बदल रही है और नई नई कल्पनाएं हर दिन या हर पल आती ही रहती है। तो इन कल्पनाओं को आप अभिव्यक्त कैसे करेंगे? तो इन कल्पनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए भी हमें भाषा की ज़रूरत होती है। तो भाषा विचारों को, भावनाओं को, अनुभवों को, कल्पनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम है। जिसकी भाषा जितनी सशक्त होगी उसकी उतनी अभिव्यक्ति भी सशक्त होगी। इसलिए जो अच्छे अच्छे स्पीकर होते हैं उनको भाषा के ऊपर उतना कमांड होता है, यानी वो भाषा के ऊपर अपनी कमांड रखते हैं, उनके पास उतना शब्द संपत्ति होती है कि वो आराम से उस भाषा में विचरण कर सके। तो आगे चलते हैं हम। आपण भाषा कशी शिकतो, यानी हम भाषा कैसे सीखते हैं। हम भाषा कैसे सीखते हैं? तो हम भाषा जो सीखते हैं उसके लिए हम कुछ भाषिक कौशल्य, मराठी का शब्द है कौशल्य, कौशल्य मतलब कौशल, तो हम उसके लिए कुछ भाषिक कौशल विकसित करते हैं। तो ये भाषिक कौशल कौन कौन से हैं, ये अगर हम विकसित कर पाए तो हम भाषा सीखना भी हमारे लिए आसान है, और उस भाषा में बात करना, उस भाषा में विचारों को व्यक्त करना, उस भाषा में लिखना, ये सब चीज़ें हमें आसानी से आ जाएंगी। तो ये भाषिक कौशल कौन से हैं? तो एक है ऐकतो, पहला कौशल है ऐकतो। ऐकतो का मतलब है सुनना। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे आवाज़ आते हैं, जैसे हमें पंछियों की चहचहाहट सुनने को मिलती है, या कभी कभी एरोप्लेन की आवाज़ सुनने को मिलते हैं। अगर हम कहीं रास्ते से गुजर रहे तो बहुत सारे वाहनों की आवाज़ हमें सुनाई देती है। हमारे इर्द गिर्द कभी कभी कुछ गायन का कार्यक्रम चल रहा है मान लीजिए, तो हम उस गायिका को सुनते, जैसे लता मंगेशकर का गाना सुन रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम ये सब चीज़ें सुनते हैं, यानी सुनने यानी ऐकना, अंदर लेते हैं उस अवयव के द्वारा, यानी हम श्रवण कौशल्य को विकसित कर रहे होते हैं। श्रवण करना यानी ऐकने। भाषा सीखना है आपको अच्छी तरह से, तो सबसे पहले तो आप उस भाषा को श्रवण करना चाहिए, कि उस भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट, उस भाषा की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको सुनना चाहिए। फिर वो आप किसी भी माध्यम से सुन सकते हैं, चाहे आप रेडियो सुन सकते हैं, चाहे आप टेलीविज़न के द्वारा सुन सकते हैं, या आज तो समाज माध्यमों के द्वारा बहुत सारे ऐसे विधि उत्पन्न हो चुके हैं कि जिनके द्वारा आप आसानी से किसी भी भाषा को सुन सकते हैं। दूसरा भाषिक कौशल्य है बोलने। बोलतो मतलब है कि हम उस भाषा में बात करते हैं। जैसे अभी आपको मेरी भाषा समझ में आ रही होगी अगर आप हिंदी जानते हैं तो, ठीक है। तो बोलने की क्रिया मेरी शुरू है, बीच बीच में मैं मराठी भी बोलता हूँ। तो बोलतो मतलब बोलना, बोलतो मतलब बोलना। तो बोलने की जो कौशल है वो उसको हम भाषण या संभाषण कौशल कहते हैं, कि अभी जो दे रहा है एक प्रकार से मैं भाषण ही दे रहा हूँ आपको। संभाषण तब हो जाता जब हम सामने सामने बैठ के एक दूसरे की बातों को सुनते। तो ये भाषण और संभाषण की कौशल जो है वो बोलने के द्वारा विकसित होती है। तीसरा है वाचतो। वाचतो का मतलब है पढ़ना। तो हम जो है बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे सुबह सुबह हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वर्तमान पत्र जिसको मराठी में कहते हैं। तो जब हम कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो हमारा वाचन कौशल्य मतलब पढ़ने का कौशल विकसित हो जाता है। हम उस चीज़ को जब पढ़ते हैं तो हमारा पढ़ने का कौशल विकसित हो जाता है। जैसे बहुत सारे लोगों को अगर लिपि या स्क्रिप्ट बदल के कोई टेक्स्ट दिया जाए तो उनके लिए पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। जैसे अगर आप देवनागरी के अलावा अन्य स्क्रिप्ट में किसी भाषा को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आपको पढ़ने के लिए उस भाषा की लिपि को जानना जरूरी हो जाता है।
और उस भाषा की लिपि को सीखना, उस भाषा की वर्णमाला को सीखना, ये सब चीज़ें आपके लिए क्रम प्राप्त हो जाती है। तभी आप उस भाषा का वाचन कौशल्य यानी पढ़ने का कौशल्य आत्मसात कर सकते हैं। चौथा है सुंदर सुवाच्य अक्षरात लिखितो। सुंदर अच्छी हैंडराइटिंग में वो लिखता है। और सुवाच्य का मतलब क्या है? सुवाच्य का मतलब है जो पढ़ने योग्य हो। जिस हैंडराइटिंग को आप अच्छा किस हैंडराइटिंग को आप अच्छा समझेंगे कि जो हैंडराइटिंग आपको सुंदर भी लिखे और वो दूसरे को पढ़ने लायक भी हो, तो उसको हम सुंदर या सुवाच्य लेखन कहते हैं। इसको ये जो कौशल है वो लेखन कौशल है। और इस लेखन कौशल को प्राप्त करने के लिए आपको बार बार प्रयास करना होगा, निरंतर उसका प्रैक्टिस करना होगा कि हमें वो लेके उस चीज़ को जो है देखना पड़ेगा, लिख के देखना पड़ेगा कि क्या वो चीज़ हम लिख पा रहे हैं या नहीं। तो इन 4 कौशलों के ऊपर भाषा का जो प्रवास है यानी भाषा की जो सैर है वो हम करने वाले हैं, जिसमें श्रवण कौशल है यानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भाषण बोलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और उसके साथ साथ फिर हमें लेखन करने का प्रयास भी करना चाहिए। अब हम देखते हैं भाषा का महत्व। सबसे पहले जब आप कोई नई भाषा सीख रहे होते हैं तो आपके माइंड सेटअप की तैयारी होना बहुत ज़रूरी है। तो भाषा का महत्व क्या है ये हम जान लेते हैं। पहले कोई भी भाषा हो, भारत की कोई भी भाषा हो या विश्व की कोई भी भाषा हो, सभी भाषाएं हमें समृद्ध बनाती है। तो भाषेचे महत्व जो है, पहले तो है संवादाचे प्रभावी माध्यम। संवाद का प्रभावी माध्यम, भाषा बोलणारा आणि ऐकणारा यांना जोडणारा पूल असतो। यानी संवाद का जो प्रभावी माध्यम है वो भाषा होता है। अगर 2 व्यक्ति, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं कि 2 मराठी भाषिक लोग हैं और वो कहीं बंगाल में मिलते हैं, और उसके बगल में अगर वो मराठी भाषी बात कर रहा है तो तुरंत उसके कान जो है उसके बारे में प्रतिसाद देना शुरू कर देते हैं कि हाँ वहाँ पे कोई मराठी बोल रहा है, तो वो तुरंत उसकी तरफ मुड़ेगा या उसके साथ संवाद करने की कोशिश करेगा। तो संवाद का प्रभावी माध्यम जो है बोलने वाला और ऐकनारा यानी सुनने वाला, इनके बीच का जो पुल है, जो कड़ी है, वो है भाषा। व्यक्त होने का साधन, जैसे हमने व्याख्या में भी देखा कि भाषा एक व्यक्त होने का साधन है जिसमें विचार है, भावनाएं हैं, कल्पनाएं हैं, और उसके साथ साथ अर्थ छटाएं भी है। अलग अलग भाषाओं में एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ छटाएं भी हो सकते हैं। तो ये अर्थ छटाएं भी उसके साथ हमें दिखाना पड़ता है। जैसे अगर आप हिंदी में क्या आप फालतू है ऐसा पूछेंगे तो वो कुछ अलग मीनिंग निकलता है। मराठी में तो ऐसा फालतू शब्द आप बोल ही नहीं सकते हैं। तो अर्थों की छटाएं जो है वो अलग अलग होती है। तो इस प्रकार से भाषा पर अगर आपका प्रभुत्व है तो ही आप अपने इन अर्थ छटाओं को भी व्यक्त कर सकते हैं। जीवन व्यवहार, आम जीवन व्यवहार जो होता है, जैसे मराठी में यहाँ पे सेंटेंस है जीवन व्यवहार सुरळीत। अब यहाँ पे ल के जगह पे ळ का उच्चारण करते हैं। वो जब हम वर्णमाला सीखेंगे तो इसके बारे में और गहराई से देखेंगे। जीवन व्यवहार सुरळीत करण्यासाठी भाषेचा वापर करतात। उदाहरणार्थ भाजी आणणे, प्रवास करणे, ग्रंथ अभ्यासने, शिक्षण घेणे, खरेदी विक्री करणे, जमा खर्च ठेवणे। अब एक एक करके हम देखते हैं कि जीवन व्यवहार को अगर हमें सरल बनाना है तो इसके लिए हमें भाषा की आवश्यकता है। भाजी आणने, भाजी का मतलब होता है सब्जी। तो अगर आप सब्जी लाना चाहते, एक सिंपल सा उदाहरण है कि अगर आप सब्जी लाना चाहते तो आप जिस सब्जी बाजार में जा रहे हैं उस बाजार में जो बैठे हुए लोग हैं उनकी भाषा आपको आनी चाहिए। तो ये जीवन व्यवहार है कि वहाँ पे आप जाएंगे तो उस भाषा में अगर बात करेंगे तो ही आपको वहाँ से कुछ प्रतिसाद मिलेगा और आप सब्जी खरीद पाएंगे। प्रवास करने, एक जगह से दूसरी जगह आपको जाना है तो वहाँ पे कौन सा स्टेशन है, कौन सी भाषा में वहाँ पे लोगों से आप मिलेंगे,
या वहाँ पे अगर ऑटो चलता है तो वहाँ पे कौन से भाषा में आप बात करेंगे। ये सब चीज़ें अगर आपको सही भाषा आती है, मान लीजिए अगर आप तमिल आती है और आप तमिलनाडु में चले जाए तो आपके लिए कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि वही सेम भाषा होगी। तो यानी कम्युनिकेशन जो होगा, संप्रेषण जो होगा वो सीधा सीधा होगा। लेकिन अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हैं, आप तमिल के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो आपको किसी दुभाषी की या अनुवादक की मदद लेनी पड़ेगी, या अन्य किसी टेक्नोलॉजी की मदद से आप उससे संवाद कर सकते हैं आज के ज़माने में। ग्रंथाभ्यास ने बहुत सारे ग्रंथों का अभ्यास आपको करना होता है, पुस्तकों को, किताबों को आपको पढ़ना होता है, तो उसके लिए भी आपको भाषा आना चाहिए। शिक्षण यानी शिक्षा के क्षेत्र में किताबें कैसे पढ़ेंगे? अगर आप भाषा ही नहीं आती है वो, तो आप उस किताबों को कैसे पढ़ेंगे? जैसे आपको महात्मा फुले के बारे में जानना है, और तो उनके बारे में बहुत सारी जानकारी जो है हिंदी में उपलब्ध नहीं है, और अगर आप उसको उपलब्ध कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मराठी की किताबें पढ़नी पड़ेगी। खरीदी बिक्री करने यानी कोई सामान लेना है या बेचना है, उसके लिए भी आपको भाषा की ज़रूरत पड़ेगी। जमा खर्च ठेवने का मतलब है आमदनी कितनी है, खर्चा कितना है। हिंदी में एक कहावत है, आमदनी 98 खर्चा रुपया। तो इस प्रकार से कोई भी चीज़ जितनी मिलती है हमको और कितनी हमें खर्च करनी चाहिए, ये सब चीज़ों का रखने के लिए भी हमें भाषा की आवश्यकता होती है। तो आप देखेंगे कि अगर किसी जगह पे आप प्रवास भी कर रहे होंगे तो वहाँ का जो टिकट मिलता है, तो उस टिकट में भी उस प्रांत की भाषा छपी हुई होती है। तो आपको अगर वो टिकट की भाषा समझती होगी तो आपको समझेगा कि अगला स्टेशन कौन सा है। इसी प्रकार से भाषा के बहुत सारे आयाम हैं जिसको हम देख रहे हैं। व्यक्ति विकास का माध्यम भाषा है। किसी भी व्यक्ति का जो विकास है वो भाषा पर निर्भर होता है। आप देखिए कि जितने भी महान लोग हुए हैं तो वो सब अलग अलग लिटरेचर्स की पढ़ाई करते थे, यानी अलग अलग भाषाओं में वो पढ़ाई करते थे। तो वो पढ़ाई जब करते थे तो उनको अलग अलग भाषाओं के ज्ञान का इस्तेमाल करना पड़ता था। व्यक्ति विकास तो होता ही है भाषा से, लेकिन समाज का विकास भी भाषा से ही संभव है। आप देखिए कि भारत को सभी प्रकार से जोड़ने का काम जो है संपर्क भाषा के रूप में अभी हिंदी कर रही है, विश्व को जोड़ने का काम अंग्रेजी कर रही है। लेकिन इसके अलावा जो भारत की जो इंडिजिनियस लैंग्वेजेस है या रीजनल लैंग्वेजेस है, उनकी अपनी एक स्वतंत्र महत्व है, ताकि वो उस इलाके के उस प्रदेशों के भावनाओं को अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर सकें। भाषा संस्कृती विकासाचे माध्यम, यानी भाषा संस्कृति विकास का भी माध्यम है। जैसे आप एक भाषा का उदाहरण ले लीजिए, मराठी भाषा। तो मराठी भाषा के साथ मराठी संस्कृति का भी विकास होता है। जैसे आप देखेंगे कि जब मराठी भाषा आप जानने की कोशिश करते हैं या मराठी भाषा जब हम लेते हैं, तो उसके साथ साथ हमें मराठी लोग कैसे दिखते होंगे, उनका पहनावा कैसे होगा, वो कौन कौन से रिलीजियस फेस्टिवल्स यानी कौन कौन से त्यौहार वो मनाते होंगे, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। अब जब आपको एक भाषा आ जाती है तो एक भाषा के साथ एक भाषिक संस्कृति भी आ जाती है, और उस भाषिक संस्कृति में फिर साहित्यिक व्यवहार क्या क्या होते हैं, कौन कौन साहित्यिक है और उनकी साहित्य विधाएं कौन कौन सी है, उन्होंने कौन कौन से विषयों पर लेखन किया है, ये सब चीज़ें फिर अपने आप उसमें आ जाती है। तो इस प्रकार से भाषा का महत्व ये है कि वो संवाद का माध्यम है, व्यक्त होने का साधन है, जीवन को सरल बनाता है, व्यक्ति विकास करता है, समाज विकास करता है, विचारों को जतन करने का काम करता है, और भाषा एक संस्कृति को भी जन्म देती है। अब हम देखते हैं मराठी भाषेचा प्रारंभ काल, यानी मराठी भाषा का प्रारंभिक काल कब है, ये भाषा कितनी पुरानी है। तो हम देखेंगे कि मराठी भाषा का जो मूल अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो वो मूल स्रोत, मराठी साहित्याचा मूल स्रोत स्त्रीगीत, लोकगीत या प्रकारचे अलिखित लोकसाहित्य याच्यामध्ये आपल्याला आढळतो। इसका मतलब ये है कि मराठी साहित्य का जो मूल स्रोत है वो स्त्रीगीतों में, लोकगीतों में या इसी प्रकार का जो लोक साहित्य है उसमें हमें मिलता है। जैसे कि हिंदी में कजरी के गाने हैं या अन्य ऐसे लोकगीत है,
उसी प्रकार से मराठी के जो लोकगीत हैं उसमें हमें मराठी भाषा का प्रिमिटिव कल्चर यानी पहले प्रारंभिक अवस्था कैसे होगी, लिखने से पूर्व मौखिक परंपरा के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास इस भाषा का हस्तांतरण होता था या ट्रांसफ़र होता था। तो मराठी भाषा के बारे में तमिल संगम साहित्य जो है, तमिल संगम साहित्य जो कि तमिल एक अभिजात भाषा है और उसकी बहुत ही पुरानी परंपरा है और ऐसा माना जाता है कि भारत का सबसे प्राचीन साहित्य जो है वो तमिल संगम साहित्य है। तो उस तमिल संगम साहित्य में भी मराठी भाषा का उल्लेख आता है। उस तमिल संगम साहित्य में एक ऐसी कथा आती है कि जिसमें एक बांध का निर्माण हो रहा है और उस बांध के निर्माण पर जो मजदूर काम कर रहे हैं वो मराठी में बात कर रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि इतनी पुरानी, जितनी तमिल पुरानी है उतनी ही मराठी भाषा भी पुरानी हो सकती है, क्योंकि अगर संगम साहित्य में वो लोग मराठी में संवाद कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मराठी भाषा उतनी ही प्राचीन है। हाल नाम का एक राजा था जिन्होंने गाथा सप्तशती नाम का एक ग्रंथ लिखा है। तो गाथा सप्तशती भी एक कलेक्शन टाइप का वर्क है जिसमें बहुत सारी लोक कथाओं को संकलित किया है। तो इसमें जो गाथा सप्तशती है उसमें भी हमें मराठी शब्द मिलते हैं, मराठी पद मिलते हैं। इसके साथ साथ जो प्रवर सेन का सेतुबंध नाम का ग्रंथ है जो 5वीं शताब्दी में लिखा गया है, तो उस प्रवर सेन के सेतुबंध में भी हमें मराठी शब्द मिलते हैं, उसमें मराठी का उल्लेख हमें मिलता है। तो कुल मिला के जो मराठी भाषा है वो 10वीं शताब्दी से भी पहले अस्तित्व में थी और वो काफ़ी पुरानी भाषा है, यह हमें इससे ज्ञात होता है। मराठी भाषा पर संस्कृत का गहरा प्रभाव है। तो मराठी भाषा पर संस्कृत का गहरा प्रभाव है और उसके साथ साथ कन्नड़, तेलुगु, तमिल, फारसी, उर्दू इन भाषाओं के जो शब्द हैं वो मराठी ने आत्मसात किए हुए हैं, यानी उसके कुछ शब्द जो है वो मराठी में घुल मिल गए हैं। इसके साथ साथ मराठी के स्वयं मराठी के जो देशज शब्द है, देशज शब्द को मराठी में कहते हैं देशी शब्द, तो वो देशी शब्द भी मराठी में आते हैं और मराठी की असल पहचान जो होती है वो इन देशज शब्दों से होती है। अब मराठी के प्रारंभ काल के बारे में यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है। आप देखेंगे कि यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है जो कि श्रवणबेलगोल शिलालेख का है। तो श्रवणबेलगोल शिलालेख का ये जो चित्र है उसमें आप देखेंगे कि उसके जो पैरों की आकृति है वहाँ पे श्री चामुंडराये करविले, गंगाराजे सुत्ताले करविले, इस प्रकार का एक उस शिला पे एक लेख लिखा हुआ है जो कि सीधा सीधा मराठी में है। और ये मराठी का जो शिलालेख है जो 10वीं शती का है, यानी उसका जो काल है वो 981 सन 981 है, यानी उस समय में श्रवणबेलगोल जहाँ पे ये भगवान महावीर की मूर्ति है और उसके नीचे पैर पे ये मराठी में शिलालेख लिखा हुआ है। तो हमें एक पुख्ता प्रमाण 10वीं शताब्दी में मिलता है। इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे प्रमाण हैं, लेकिन ये एकदम सीधा सीधा दिखने वाला आज भी आप अगर वहाँ पे जाएंगे तो ये प्रमाण आपको मिल सकता है। मराठी में अलग अलग विदेशी भाषाओं के भी कुछ शब्द आए हैं और वो उसमें इतने घुल मिल गए हैं कि अभी उसको ढूंढना मुश्किल हो गया है। जैसे अंग्रेजी के कुछ शब्द है, फारसी के कुछ शब्द है, पोर्तुगीज़ लोगों का यहाँ पे शासन था गोवा में तो उनके भी कुछ शब्द है, अरबी शब्द है। और ये मान्यता है कि 20वीं सदी तक एक ऐसा कहा जाता था कि संस्कृत भाषा ही मराठी की जननी है, लेकिन हाल ही में जो कुछ संशोधन हुए हैं उससे यह साबित हो चुका है कि मराठी अन्य अभिजात भाषाओं की तरह ही एक स्वतंत्र भाषा है और इसकी विरासत जो है वो काफ़ी पुरानी और संपन्न भी है। अतः हम इस मोड़ पे या अभी हम ये कह सकते हैं कि मराठी संस्कृत की भाषा भगिनी है, अपितु संस्कृत मराठी की जननी नहीं है। फिर भी हमें यह तो मान्य ही करना होगा कि संस्कृत का मराठी के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव है। तो चलिए आगे चलते हैं कि ये जो मराठी भाषा है, अब हम थोड़ा मराठी में पढ़ेंगे
मराठी भाषा भारताच्या प्राचीन भाषांपैकी एक असून महाराष्ट्री प्राकृतचे आधुनिक रूप आहे. यानी मराठी भाषा जो है वो प्राचीन भाषाओं में से एक है और वो महाराष्ट्री प्राकृत का एक आधुनिक रूप है. मराठीचे वय सुमारे 2400 वर्ष है. मतलब मराठी का जो उम्र है, अगर हम भाषिक तौर पे जानने की कोशिश करेंगे तो 2400 साल पुरानी ये भाषा है. महाराष्ट्र हे मराठी भाषिकांचे राज्य म्हणून अस्तित्वात आले. यानी महाराष्ट्र जो है वो मराठी भाषिकों का राज्य करके जब सामने आया तो मराठी को ज़्यादा प्रबलन मिला और उसको महत्व मिलने लगा. आज तक यानी आज तागायत, मराठी में उसके लिए शब्द है आज तागायत, यानी आज तक मराठी भाषा में बहुत सारी श्रेष्ठ साहित्य कृतियाँ निर्माण हो चुकी है और उसमें निरंतर सातत्यपूर्ण यानी निरंतर प्रक्रिया है कि जिसमें अनेकानेक अच्छी साहित्य विधाएं जन्म ले रही है और उससे मराठी को भी समृद्ध किया जा रहा है. अब हम बात करते हैं मराठी भाषिक प्रदेश की. तो मराठी भाषिक प्रदेश कहाँ पे है? तो मराठी, जैसा आप जानते हैं कि मराठी भाषा मुख्यत्वे भारताच्या महाराष्ट्र राज्यात बोलली जाते. मतलब महाराष्ट्र राज्य में मुख्य रूप से मराठी बोली जाती है. यहाँ पे मैंने आपको स्लाइड में एक ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मराठी लैंग्वेज दिया है. तो इसमें आप देखेंगे कि जो डार्क ब्लू कलर में है वो जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें मदर टंग मराठी ही है और लगभग सभी लोग वहाँ पे जो है वो मराठी भाषा बोलते हैं. लेकिन केवल महाराष्ट्र तक ही मराठी भाषा सीमित नहीं है. तो उसको आप अगर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर बारीकी से देखेंगे तो गोवा में वो बड़े पैमाने पर बोली जाती है, जैसे हमने पहले भी कहा कि वो गोवा राज्य की सह अधिकृत भाषा है. उसके बाद उत्तर कर्नाटक में, जो कर्नाटक का उत्तरी हिस्सा है जिसमें बेलगांव है, हुबली है, धारवाड़ है, गुलबर्गा है, विदर्भ है, कारवार है, तो इन इलाकों में भी मराठी बोली जाती है. जब मराठी भाषिक राज्य का निर्मिति करने का विचार आया था तो उस समय संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ यानी संयुक्त महाराष्ट्र का एक आंदोलन चल रहा था और जिसमें यह मांग थी कि ये जो बेलगांव, हुबली, धारवाड़, गुलबर्गा, कारवार ये जो इलाका है वो भी महाराष्ट्र में सम्मिलित किया जाए. तो ये इलाका महाराष्ट्र में सम्मिलित किया जाए ऐसी मांग थी. उसका राजनीतिकरण आप छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए, लेकिन उसकी भाषिक महत्व को भी हमें परखना चाहिए. ऐसी मांग हो रही थी क्योंकि उस इलाके में प्रचुर मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में लोग मराठी बोलने वाले थे. आज भी उन इलाकों में मराठी बोलने वाले लोग हैं तथा वो द्विभाषिक ही बन गए. वो मराठी भी बोलते हैं और कन्नड़ भी बोलते हैं. गुजरात का जो दक्षिण गुजरात, सूरत, बड़ौदा का हिस्सा है वहाँ पर भी मराठी बोली जाती है. आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में मराठी बोली जाती है. मध्य प्रदेश में खासकर इंदौर और ग्वालियर में मराठी बोली जाती है. अब अगर आप भारत की जो राजनीतिक शासन व्यवस्था थी उसके बारे में अगर आप देखेंगे तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे वो मराठा शासक थे. अब यहाँ पे उनके भाषिक योगदान के बारे में भी हमें जानना जरूरी है कि उन्होंने पहली बार 16वीं सदी में जो है कि इस प्रकार की व्यवस्था की कि जो अन्य भाषिक शब्द जो है मराठी भाषा में आए उसको कम करके एक मराठी का स्वतंत्र राज्य व्यवहार कोश उन्होंने उस समय बनाया ताकि राज्य व्यवहार का जो शासन की जो शब्दावली है वो मराठी में हो. तो यहाँ से शुरू हो जाता है कि भाषिक किस प्रकार से राजनीतिक प्रभाव किस प्रकार से भाषा पर हो जाता है. पेशवों का जब कार्यकाल था तो पेशवों का जो राज्य था वो अटक से कटक तक ऐसा हम कहते हैं. तो जिसमें दक्षिण भारत से लेकर तो पाकिस्तान के पेशावर तक के इलाके में बड़े हिस्से पर जो है वो मराठों का शासन था और इनके जो सरदार थे वो अलग अलग जगह पे थे. जिसमें मध्य प्रदेश में जो थे इंदौर के शासक थे वो होलकर थे और ग्वालियर के शिंदे थे और उसके कारण उसके इर्द गिर्द इलाके में मराठों की काफ़ी संख्या में मौजूदगी थी और वहाँ पे मराठी बोली जाती है. तमिलनाडु के तंजावर में
छत्रपति शिवाजी महाराज के जो एक सौतेले भाई थे वेंकोजी, उनका शासन जो था वो जिंजी में या तंजावुर इलाके में था और इसके कारण वहाँ पे भी मराठी का प्रभाव रहा है। उसके साथ साथ जो नज़दीकी स्टेट है छत्तीसगढ़ है, वहाँ पर भी जो राजनांदगांव है या रायपुर है, उस इलाके में भी हमें मराठी भाषिक मिलेंगे। दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश है, संघराज्य प्रदेश है, या दादरा नगर हवेली संघराज्य प्रदेश है जो महाराष्ट्र से जुटा हुआ है, तो वहाँ पर भी हमें मराठी भाषिक लोग देखने को मिलेंगे या वो बोलते हैं मराठी। तो इस जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मराठी लैंग्वेज के मैप से आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत सारे बहुल इलाके में मराठी काफ़ी बड़ी मात्रा में बोली जाती है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि भारत के 9 राज्यों में 4 संघराज्य यानी संघ राज्य प्रदेशों में मराठी बोली जाती है। विश्व के लगभग 113 देशों में मराठी भाषिक लोग रहते हैं और वहाँ पे मराठी भाषा वो बोलते हैं। जैसे अगर हम स्पेसिफिकली देखना चाहिए तो फिजी में मराठी भाषिक लोग बहुत ज़्यादा पैमाने पर रहते हैं। मॉरिशस और महाराष्ट्र, इसका बहुत एक नाता है, क्योंकि मॉरिशस में बहुत सारे जो अंग्रेज़ों के द्वारा जिन लोगों को गुलाम बनाया गया वो ज़्यादातर कोस्टल एरिया के लोग थे, और महाराष्ट्र के जो रायगढ़, रत्नागिरी, कोल्हापुर, सातारा, उस इलाके के जो लोग थे उनको वो मजदूर या गुलाम बना के मॉरिशस लेके गए थे। और वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने अपनी संस्कृति वो नहीं भूले, अपनी भाषा को वो नहीं भूले, और आज भी मॉरिशस में मराठी पढ़ाई जाती है। मॉरिशस के स्कूलों में मराठी पढ़ाई जाती है। और आपको जान के ये हैरानी होगी कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री होती है मॉरिशस के, जो भी मराठी त्यौहार होते हैं, जो गणपति फेस्टिवल जैसे गणेशोत्सव कहते हैं हम लोग, तो उसके लिए वो स्वयं आते हैं। तो इतनी बड़ी मात्रा में वहाँ पे मराठी का प्रचलन है। इज़राइल का जो बेने इज़राइल समुदाय है, तो ये भी लोग जो है वो शरण लिए हुए थे महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, और जब उनका देश स्वतंत्र हो गया तो वो फिर से वापस अपने देश में चले गए। लेकिन वो जाते समय महाराष्ट्र की भाषा और वहाँ का कल्चर अपने साथ लेके गए, और एक जुड़ाव, उनको प्यार उस भाषा से हो गया, और इसके कारण इज़राइल में भी मराठी भाषा बोली जाती है। नौकरी के कारण या अन्य किसी कारणों के वजह से जो लोग जिस देश में बस गए हैं, जैसे संयुक्त अरब अमीरात है, अमेरिका की संयुक्त संस्थानें हैं, अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, सिंगापुर, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों में भी मराठी भाषा बोली जाती है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में एक मराठी स्कूल खुला हुआ है। तो इस प्रकार से हमने भाषा के बारे में जानने की कोशिश की। एक सैम्पल क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। मराठी कोणत्या राज्याची राजभाषा है? बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, जिसको आपको हिंदी में अनुवादित खुद करना है कि मराठी कोणत्या राज्याची राजभाषा है, यानी मराठी किस राज्य की राजभाषा है। ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तो एब्सोल्युटली उत्तर महाराष्ट्र है। तो इस प्रकार से ये सैम्पल क्वेश्चन हो गया। अब आपको थिंकिंग एक्टिविटी यानी विचार करा, यानी आप सोचिए, इसके लिए एक टेक्स्ट दिया हुआ है कि क्लासिकल लँग्वेज यानी अभिजात भाषा किसको कहते हैं। तो अभिजात भाषा हा वैशिष्ट्यपूर्ण भाषेला भारत सरकारद्वारे दिला जाणारा एक दर्जा है। भारत सरकार के द्वारा क्लासिकल लैंग्वेज ना एक दर्जा दिया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार ने कुछ उसके मानक तैयार किए हैं। तो उसके क्या मानक है? एक तो है भाषा प्राचीन आणि साहित्य श्रेष्ठ असावे, यानी भाषा जो है वो प्राचीन होनी चाहिए और उसका साहित्य श्रेष्ठ होना चाहिए। उस भाषा का जो एज है वो 1.5 या 2.5 साल तक का 2,500 साल तक का पुराना होना चाहिए। भाषेचे वय 1,500 ते 2,500 वर्षाचे असावे। भाषेला स्वतःचे स्वयंभू पण असावे, यानी वो भाषा किसी दूसरी भाषा से विकसित नहीं होनी चाहिए, वो भाषा स्वयंभू होनी चाहिए। प्राचीन भाषा आणि तिचे आधुनिक रूप यांचा गाभा एकच असावा, यानी पहले जो प्राचीन काल में जो भाषा थी और अभी की जो भाषा है उसका जो मूल तत्व है वो एक ही होना चाहिए। और यहाँ पे हम देखेंगे कि इस प्रकार से ये जो अभिजात भाषा या क्लासिकल लैंग्वेजेस है, इसके लिए हर स्टेट को केंद्र सरकार के द्वारा कुछ ग्रांट्स दी जाती है। और भारत सरकार ने आज तक
जो है 6 भाषाओं को इस प्रकार का क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया है, जिसमें तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है और उड़िया भी है। तो मराठी भाषा भी एक अभिजात भाषा जैसी भाषा है और उसको अभिजात भाषा का महत्व प्राप्त करने के लिए या वो उस मानकों पे खरी उतर रही है, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने जो है वो रंगनाथ पठारे नाम के एक विद्वान है, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था और उन्होंने अपना जो अहवाल है वो केंद्र सरकार को सौंपा है। और ये एक थिंकिंग टेक्स्ट आपको दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आज का ये इस लेक्चर में हम यहाँ पे रुकते हैं। संदर्भ के लिए आपको एक किताब का नाम दिया हुआ है और अगले वाले वीडियो में हम और इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।